All right, students, hello and welcome. This is going to be BCom second semester Business Economics, Unit 1, Lecture 1, Chapter 1. So basically हमने अपना सेमेस्टर फर्स्ट कवर कर लिया है उधर आई वाज योर एजुकेटर फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन एंड काफ़ी अच्छा पेपर गया आप लोगों का काफ़ी एमसीक्यूज भी जैसे हमने किए थे वैसे आए थे एंड द रिस्पॉन्स ऑफ स्टूडेंट्स वाज रियली रियली गुड। अब हम आ चुके हैं हमारे दूसरे सेमेस्टर पे और इस बार जो सब्जेक्ट मैं आपको देखने वाली हूँ वो है बिजनेस इकोनॉमिक्स। सो या दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट लेक्चर और ये डेमो लेक्चर होने वाला है। इसके बाद के सारे लेक्चर्स आपके सारथी बैच पे अपलोड होंगे, लाइव होंगे एंड होपफुली जब ये लेक्चर पोस्ट होगी आपकी वाईटी पे तब तक मेरी 2-3 लेक्चर्स जा चुकी रहेंगी सारथी पे या शायद पहला चैप्टर ही खत्म हो गया रहेगा। सो या विदाउट फर्दर डिले गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हैं दिस इज योर एजुकेटर साक्षी। शुरू करने जा रहे हैं हम बिजनेस इकोनॉमिक्स जो कि हमारा पहला चैप्टर है, जो हमारा मेन सब्जेक्ट है उसके बारे में बात करेंगे एंड वी विल टॉक अबाउट द बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या होता है, नेचर क्या है, स्कोप क्या है बिजनेस इकोनॉमिक्स का और इसकी शुरुआत किन के द्वारा की गई थी, राइट। सो या आपने अगर देखा होगा तो हमने एक सिलेबस इंट्रोडक्शन पोस्ट किया है इकोनॉमिक्स का। इफ़ यू हैवंट सीन इट येट देन प्लीज़ इस वीडियो के बाद जाइए और उसका सिलेबस इंट्रोडक्शन देख लीजिएगा। नाउ बिजनेस इकोनॉमिक्स अगर हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, शैल वी सी। बिजनेस इकोनॉमिक्स या फिर व्यवसायिक अर्थशास्त्र ये किसके बारे में बात करता है? आप अपने अराउंड अपनी सराउंडिंग को देखें और आपको समझ में आएगा दैट द एंटायर वर्ल्ड इज अ मार्केट। द कंज्यूमरिज्म हैव टेकन ओवर एवरी काइंड ऑफ इकोनॉमी। आप किसी भी इकोनॉमी की बात करिए, हर इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, हर इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर का कहीं ना कहीं एक हमने डिक्लाइनिंग देखा है आफ्टर द ग्रोथ ऑफ एजुकेशन, आफ्टर द ग्रोथ ऑफ सर्विसेज। सो तीन सेक्टर्स होते हैं हमारे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। और इन्हीं सेक्टर्स का प्रभाव हमको देखने को मिलता है हमारे सराउंडिंग में। अगर कोई एक बिजनेस है, मतलब आप समझें कि एक इंडस्ट्री है जिसमें 10 कंपनियां हैं मगर कोई एक या दो कंपनियां हैं जो बहुत अच्छा कमा रही हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो वो इतना अच्छा काम कैसे कर रही हैं, किस प्रकार वो इतनी अच्छी सर्विसेज को डिलीवर कर रही हैं और क्यों कंज्यूमर में उनका गुडविल है, क्यों उनके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है और अपने डिमांड को कोप अप करने के लिए वो जो बजट्स रखते हैं, जैसे वो सप्लाई करते हैं, ये सारी चीज़ें हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में दिखते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स बिजनेस की एक प्रैक्टिकल स्टडी होती है। आपने मार्केटिंग पढ़ा होगा, आपने मैनेजमेंट पढ़ा होगा, आपने कमर्शियल स्टडीज पढ़ी होगी, बट जब हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ज़मीनी स्तर पे चीज़ें किस तरह से काम करती हैं, डिमांड और सप्लाई का जो मैकेनिज्म है किस तरह से रेसिप्रोकेट करता है। जब किसी कंज्यूमर की डिमांड होती है, प्राइस क्या रोल प्ले करती है और प्राइस के साथ ही साथ कंज्यूमर की जो इनकम होती है वो कैसे यहाँ पे प्रभाव डालती है। सब्सटीट्यूट्स होते हैं जो गुड्स के, यानी चाय और कॉफ़ी जिनका हम जनरली उदाहरण लेते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं। सो यस, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द प्रैक्टिकल स्टडी ऑफ मार्केट्स, ऑफ प्रोडक्ट्स, ऑफ डिमांड, ऑफ यूटिलिटी दैट इज गोइंग ऑन all around us throughout the day, throughout the life of a person. Okay, now ये इकोनॉमिक्स एक डिसिप्लिन होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए। इस सब्जेक्ट में कुछ बहुत महान इकोनॉमिस्ट का नाम है और जैसे कोई शुभ काम करने से पहले हम एक बार ऊपर वाले को याद कर लेते हैं, तो ठीक उसी तरह इकोनॉमिक्स की स्टडी को शुरू करने से पहले हम पहले उन महान इकोनॉमिस्ट की बात करेंगे जिन्होंने हमें इतना वास्ट मटेरियल प्रोवाइड किया, जिन्होंने ये एजुकेशन ब्यूरोक्रेट्स को फील करवाया, उनकी पढ़ाई ने, उनकी डिसिप्लिन ने ये फील करवाया कि इकोनॉमिक्स शुड बी अ डिफरेंट चैप्टर, अ डिफरेंट सब्जेक्ट विच शुड बी स्टडीड बाय स्टूडेंट जो मेनली कॉमर्स या मैनेजमेंट बैकग्राउंड को अलाइन करते हैं। सबसे पहली चीज़ इस वजह से जो आपके सिलेबस में भी है और जो आज के लेक्चर का भी एक बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी द फेमस इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया। भारत के वो महान अर्थशास्त्री जिनके बिना हम ये जो पढ़ रहे हैं, हमें ये जो चीज़ें समझनी है, जो थ्योरी समझनी है, ये मुमकिन नहीं था। ठीक है, तो द फेमस इकोनॉमिस्ट, आइए देखें। गौरतलब है कि ये इकोनॉमिस्ट जो हैं ये सारे ही इंडियन हैं। जैसा कि बोला गया कि द फेमस
द फेमस इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत के फेमस इकोनॉमिस्ट। आइए देखें कौन थे। सबसे पहले हम इनकी अगर बात करते हैं तो डेफिनेटली जो पहला नाम आता है वो क्या है, जो पहला नाम है हमारा वो है कौटिल्या का। ओके, कौटिल्या के बारे में हम सब ने सुना है, हम सब जानते हैं कौटिल्या कौन थे। कौटिल्या को चाणक्य नाम से भी हमने जाना है, जिनका असली नाम विष्णुगुप्त था। तो सबसे पहले जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं वो थे चाणक्य या फिर कौटिल्या, जिन्हें कहा गया है। कौटिल्या चाणक्य को इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने कूटनीति और राजनीति पे बहुत रिसर्च करके बड़ी सारी किताबें लिखी थी। ये सारी किताबें नालंदा यूनिवर्सिटी में मौजूद थी, मगर हिस्ट्री की कुछ काफ़ी, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, भारत में इतने आक्रमण हुए और इतने आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत की हर वेदों को, रचनाओं को और रिसोर्सेस को जला दिया था। तो हमारे पास जो भी रिकॉर्ड्स हैं कौटिल्या के अर्थशास्त्र या चाणक्य के अर्थशास्त्र के बारे में, वो पूरे नहीं है, मगर हाँ इतना है कि हम एक थ्योरी डिराइव कर सकते हैं। तो चाणक्य के बारे में हम पहले देखेंगे कि चाणक्य जो थे वो इंडिया में वेदास के टाइम पे थे। वेद पुराण जब लिखे गए, सो मेनली इनका जो रूट है वो सनातन से आता है, ठीक है। उसके बाद इनके बारे में दूसरी जो चीज कही गई, इन्होंने मौर्यन एम्पायर, मौर्यन साम्राज्य की स्थापना में बहुत अहम योगदान प्ले किया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो अपने समय के बहुत महान राजा थे और जिनके राज्य में हमारे भारत ने, भारतवर्ष, अखंड भारतवर्ष ने बहुत ज़्यादा प्रगति की थी, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। चंद्रगुप्त मौर्य को धनानंद एक राजा हुआ करते थे जो एक बहुत ही करप्ट काइंड ऑफ टायरेंट किंग थे। तो उस राजा को हटाकर, उस राजा की असरपेशन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य को पावर में लाने का काम ये चाणक्य के द्वारा किया गया था, ठीक है। वेदास के टाइम के थे ये। और चाणक्य की जो किताब थी, जो हमारे लिए मेन यहाँ पे पढ़ने वाली चीज़ है, वो है अर्थशास्त्र। तो आप अगर देखो तो इकोनॉमिक्स का जो हिंदी नाम है वो भी अर्थशास्त्र है और इनकी किताब भी अर्थशास्त्र के बारे में थी। ये अर्थशास्त्र में कुल 15 चैप्टर थे, यानी 15 अध्याय थे, और ये 430 पेजेस की किताब थी, ठीक है। तो भाई ये हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो पहले इकोनॉमिस्ट थे चाणक्य के बारे में हमने जाना। उसके बाद हमारे दूसरे जो इकोनॉमिस्ट थे उनका नाम था श्री गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने आज़ादी के समय भी बहुत अपना योगदान दिया था और हिस्ट्री में आपने गोपाल कृष्ण गोखले का नाम कई जगहों पे पढ़ा भी होगा। तो श्री गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, इनका जन्म 1866 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु थी वो 1915 में हुई थी। आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने बहुत साथ दिया, सहयोग दिया। आज़ादी की लड़ाई में नरम दल और गरम दल थे, द रेडिकल्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने उसमें भी बहुत अपना सहयोग दिया था। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, इनकी पढ़ाई राजा राम कॉलेज से हुई थी, जो डेक्कन है, प्राइवेट कॉलेज। डेक्कन एक जो लैंडमार्क है जिसे अभी आप हैदराबाद या विजयवाड़ा कहते हैं। तो राजा राम की जो सॉरी गोपाल कृष्ण गोखले की पढ़ाई राजा राम कॉलेज से हुई थी डेक्कन में, जैसे अभी मैंने क्या बोला, जो कि प्रेजेंट डे हैदराबाद है, ठीक है। इसके अलावा गोपाल कृष्ण गोखले जो वाइसरॉय काउंसिल, ये सारी ही अंग्रेजों के टाइम की बात है, तो ये बने थे मेंबर वाइसरॉय काउंसिल के। और वाइसरॉय काउंसिल के मेंबर ये बने थे सन 1901 में। तो इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट प्रगति हासिल की थी अपनी लाइफ में। उसके साथ ही साथ इन्होंने इंग्लैंड में कई बार वेबली कमीशन के तहत, डिसेंट्रलाइजेशन कमीशन के तहत अपनी आइडियाज़ को, अपने ओपिनियंस को रखा था। तो हम कह सकते हैं अपने समय के एक बहुत ही विद्वान स्कॉलर थे गोपाल कृष्ण गोखले। और इन्होंने इकोनॉमिक्स में कैसे सहयोग किया था उसके बारे में भी हम बात करेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो 20 साल के ही आयु में, इमेजिन, वो एक प्रोफेसर बन गए थे। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में ये बड़ी इंटरेस्टिंग
जैसे कि अभी जब हम बैठ के 20 साल की उम्र में आई थिंक हमारे बीकॉम के फाइनल सेमेस्टर्स होते हैं, ऑनर्स वाले बच्चों के तो फाइनल सेमेस्टर्स होंगे, उस टाइम पे ये एक प्रोफेसर बन चुके थे और इन्होंने एक क्वार्टरली मैगजीन पब्लिश करना शुरू किया था जिसका नाम था पूना सार्वजनिक सभा। पूना जो कि एक जगह है महाराष्ट्र में है, सार्वजनिक सभा। तो ये एक इनका क्वार्टरली मैगजीन था। क्वार्टरली का क्या मतलब है, यानी 3 महीने में एक बार इनका ये मैगजीन प्रकाशित होता था। और गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इस मैगजीन के जरिए क्या किया था, इस मैगजीन के जरिए उन्होंने इकोनॉमिक्स में काफ़ी सारी चीज़ें, अर्थशास्त्र के बारे में जो रिसर्च की थी, उन्होंने एक जन समाज को, एक पब्लिक एट जनरल को बताने का प्रयास किया था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उनका सिखाने का तरीका भी कैसा था, उनको नॉलेज था और उनको पता था कि शायद हर किसी को ये नॉलेज नहीं है, तो उन्होंने क्वार्टरली मैगजीन्स शुरू की जिनका नाम था पूना सार्वजनिक समाज। और इस समाज के तहत वो अर्थशास्त्र की, यानी इकोनॉमिक्स की जो कंसेप्ट होते थे, डिमांड सप्लाई, किस प्रकार इंडिया में अंग्रेज़ों का जो टॉर्चर है वो बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें उन्होंने समझाना शुरू किया था। तो भाई ये गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। तो हमने 2 लोगों का ज़िक्र कर लिया, हमने चाणक्य के बारे में पढ़ा, हमने गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में पढ़ा। हम अब डॉक्टर डी.आर. गाडगिल के बारे में पढ़ेंगे। मुझे लगता है इनका नाम आप में से शायद बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा। डी.आर. गाडगिल, ओके। इनका नाम भी डी.आर. इनिशियल्स के साथ है और ये डॉक्टर भी थे। सबसे पहली चीज़, इनका जन्म हुआ था गोपाल कृष्ण जी के एग्जैक्टली उसी ईयर में जब वो वाइसरॉय बने थे। वाइसरॉय कब बने थे? वो 1901 में। तो 1901 में ही डी.आर. गाडगिल जी का जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी सन 1971 में। अच्छी बात है, ये आज़ादी को देख सके। इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था, मैंने बोला ये डी.आर. भी हैं और नाम के इनिशियल्स भी डी.आर. हैं, यानी ये डॉक्टर भी हैं और इनका नाम है धनंजय रामचंद्र गाडगिल। की स्पेलिंग सही है, धनंजय रामचंद्र गाडगिल। तो इन्होंने किस प्रकार से अर्थशास्त्र में अपना सहयोग दिया था, आइए देखें। तो डी.आर. गाडगिल जी ने खैर इनकी जो पढ़ाई हुई थी ये नागपुर और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ में हुई थी। मतलब इनकी मेन जो एजुकेशन थी, अब आप देख सकते हैं कि कितने विद्वान थे। उन्होंने उसी टाइम पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाके अपनी पढ़ाई संपूर्ण की थी। और इसके अलावा इन्होंने गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स में, यहाँ से इनकी अर्थशास्त्र की जर्नी शुरू। गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स में इन्होंने अपना पद संभाला था एज अ डायरेक्टर और काफ़ी लंबा कार्यकाल रहा इनका। इनका कार्यकाल था 1930 से 1966, यानी लगभग इन्होंने 36 साल की सेवा दी थी गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स में। और इनके काफ़ी रिसर्च पेपर्स, काफ़ी जर्नल्स इन्होंने अपने क्रेडिट किए थे। और इसके साथ ही साथ इन्होंने ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे में भी कई बार अपना योगदान दिया था। तो हमारे जो आज के तीसरे महान इकोनॉमिस्ट हैं वो हैं डॉक्टर धनंजय रामचंद्र गाडगिल जी। ओके, इसके बाद ये नाम आप सबने सुना होगा, अगर नहीं भी सुना होगा तो भी सुना होगा। इनके नाम में इनके नाम पर लखनऊ में एक बहुत बड़ा ही अस्पताल है। इनका नाम क्या है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी। तो राम मनोहर लोहिया जी ये भी एक बहुत महान इकोनॉमिस्ट थे। इकोनॉमिक्स में काफ़ी योगदान दिया था। जिनका जन्म हुआ था 1910 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1967 में, 1967 में राम मनोहर लोहिया जी, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो राम मनोहर लोहिया जी, इनका जन्म हुआ था फैज़ाबाद में, उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद में। प्रेजेंट डे अयोध्या में आ चुका है ये। तो प्रेजेंट डे अगर आप देखेंगे तो फैज़ाबाद के जो बाउंड्रीज़ हैं उनको काफ़ी श्रिंक कर दिया गया है और अयोध्या डेवलपमेंटल एरियाज़ में ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। इन्होंने
क्या किया था हमारे इकोनॉमिक्स में? सबसे पहले अगर हम इनकी स्टडी की बात करें, इनकी एजुकेशन की बात करें, तो इन्होंने बर्लिन से अपनी पीएचडी की थी। बर्लिन 1932 में इनकी पीएचडी कंप्लीट हुई थी। और इसके साथ ही साथ राम मनोहर लोहिया जी जो आज़ादी के भी टाइम पे इन्होंने बहुत योगदान दिया था। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो मूवमेंट जो अंग्रेज़ों के खिलाफ चलाया गया था, उनमें भी इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। और इसके साथ ही साथ जब भारत ने अचीवमेंट अपनी इंडिपेंडेंट की पा ली, यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस के बाद राम मनोहर लोहिया जी ने ह्यूमन राइट्स पे अपना कैंपेन चलाया था, और ये कैंपेन गोवा तक पहुंचा था। तो नेपाल, अच्छा, ये कैंपेन उन्होंने गोवा में चलाया था, और साथ ही साथ नेपाल की भी फ्रीडम के लिए, नेपाल में डेमोक्रेसी की फ्रीडम के लिए भी, मतलब राम मनोहर लोहिया जी का जो कार्यकाल था और उनका जो सहयोग था वो केवल भारत तक नहीं सीमित था। उन्होंने नेपाल में भी डेमोक्रेसी की थी। नेपाल में डेमोक्रेसी नहीं थी, उन्होंने डेमोक्रेसी के लिए आवाज़ उठाई थी नेपाल में भी। तो ये बाहर देशों में भी काफ़ी इन्होंने अपना सहयोग किया था। इसके साथ ही साथ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जो इकोनॉमिस्ट थॉट्स थे, उन्होंने इस इकोनॉमिस्ट थॉट्स को अपने कार्यकाल के दौरान, जब वो कांग्रेस में थे, गांधी रेन और नेहरू रेन में थे, तो उन्होंने अपनी इकोनॉमिक्स थॉट को जन समाज तक पहुंचाने के लिए कैंपेन्स किए थे। वो एक एज अ टीचर, एज एन एजुकेटर भी इकोनॉमिक्स, मगर हमारे पास उनके कोई ऐसे ठोस, जैसे मैंने बताया कि गोखले जी क्वार्टरलीज चलाते थे और किसी ने इकोनॉमिक्स कॉलेज में सर्व किया था। तो राम मनोहर लोहिया जी डेफिनेटली ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर, और उनका बहुत ज़्यादा योगदान है, तभी लखनऊ में आपको एक बहुत बड़ा अस्पताल मिलता है उनके नाम से। मगर उनका जो जितना भी सहयोग रहा इकोनॉमिक्स में, वो जनरली सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और एक नॉर्मल वेबिनार तो नहीं होता था, एक नॉर्मल समाज को इकट्ठा करके लोगों को समझाना, अर्थशास्त्र क्या है, भारत के अर्थशास्त्र व्यवस्था के बारे में डिस्कशन करने के बारे में, ये सारी चीज़ें रही। उसके बाद राम मनोहर लोहिया जी के बाद जो हमारे अगले महान इकोनॉमिस्ट हैं, श्री जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू के बारे में हम सब ने बचपन से पढ़ा है, थोड़ा बहुत डेफिनेटली हम सब जानते हैं, इनके बारे में पढ़ा है। इनका जन्म हुआ था 1889 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1964 में। जवाहरलाल नेहरू ने जन्म लिया था 14 नवंबर को, चिल्ड्रंस डे मनाते हैं हम लोग, और इनका जन्म इलाहाबाद यानी प्रेजेंट डे प्रयागराज में हुआ था। जो प्रेजेंट डे प्रयागराज है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। अलावा इसके इनके जो पिताजी थे, जिनका नाम था पंडित मोतीलाल नेहरू, ठीक है, ये इनके पिताजी थे। ये एक बहुत ही फेमस वकील थे अंग्रेज़ों के टाइम के, ये बहुत ही फेमस वकील थे इनके। उसके बाद पंडित नेहरू ने अपनी जो डिग्री है लॉ की, उन्होंने अपने लॉ में डिग्री ली, वो कह सकते हैं एलएलबी। और इसके साथ ही साथ हम जब देखते हैं पंडित नेहरू के बारे में, जो पहली बात है कि उन्होंने एक किताब लिखी है जिसको हम सब जानते हैं, एक तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया थी और एक ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में उन्होंने इकोनॉमिक्स का बहुत महत्वपूर्ण जिक्र किया है। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से इकोनॉमिक बैकग्राउंड यदि किसी किसी देश का सही होता है, तो उस देश को किस प्रकार प्रगति करने में आसानी होती है, और जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कैटेगरीज होती हैं जिसमें हम देशों को डिवाइड करते हैं, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में उसके बैकग्राउंड का फाउंडेशन ले डाउन किया गया है, ठीक है। और ये किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? ये किताब लिखी गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उसके बाद आते हैं हम हमारे अंतिम जो मेन इकोनॉमिस्ट हैं उनके बारे में, एंड जिनका नाम सब जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने आप में ही बहुत बड़े क्रांतिकारी रहे ये, और इन्होंने कास्टिज्म के विरुद्ध अपनी लड़ाई लड़ी थी मेनली। जिनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल
1891 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1956 में। इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान हम सबको पता है, इनका सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान था वो था भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग में। जो भारत का संविधान था उसको ड्राफ्ट करने में इनका बहुत इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग के अलावा इन्होंने और भी बहुत महान काम किए। जैसे इन्होंने सबसे पहले इनकी जो पीएचडी हुई थी वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो कि न्यूयॉर्क में सिचुएटेड है वहाँ से हुई थी। तो इन्होंने पीएचडी कहाँ से की थी? कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से की। ऑलराइट, अलावा इसके इनके बारे में और क्या जानने योग्य है आपके लिए जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है? तो इनका एक व्यू था कि अगर हम अपने देश में, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट व्यू इसलिए भी था क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश था और अंग्रेज़ों ने मेनली भारत की जो फार्मर स्ट्रेंथ थी उसी को कमज़ोर किया था। तो इन्होंने प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी पे कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो एक आइडियोलॉजी है कि ज़मीन को गरीब जो होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है वो कैसे बनती है? जो लोग गरीब होते हैं वो एक छोटी सी सोसाइटी फॉर्म करते हैं जहाँ पे वो अगर हर महीने कुछ बचत करते रहें तो उनके पास इतने पैसे होंगे कि आने वाले समय में वो उस पैसे का उपयोग कर सकें। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग के साथ साथ उनकी पीएचडी कहाँ से हुई थी? कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से हुई थी। और इसके साथ ही साथ उन्होंने काफ़ी लैंड रिफॉर्म्स यानी ज़मीन को लेके, किसानों की ज़मीन को लेके काफ़ी इंपॉर्टेंट लैंड रिफॉर्म्स उन्होंने लाए थे। और उसके बाद उन्होंने फिस्कल पॉलिसी यानी किसी देश में सरकार का क्या बजट होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं हर साल की रेलवे की पॉलिसी आती है, रेलवे के बजट्स आते हैं, हर साल जो बजट आते हैं, फिस्कल पॉलिसीज़ के बारे में उन्होंने काफ़ी थियरीज़ दी थी। साथ ही साथ इन्होंने एमएस स्वामीनाथन नेशनल कमीशन का एमएस स्वामीनाथन नेशनल कमीशन में अपने विचारों के ज़रिए क्रांति लाने का काम किया था। तो इनका भी जो योगदान रहा इकोनॉमिक्स में वो बहुत महत्वपूर्ण था। और ये कुछ महान इकोनॉमिस्ट के नाम हैं जो आपको पता होने चाहिए और उनके ये महत्वपूर्ण योगदान आपको पता होने चाहिए, जिसमें मैंने ज़िक्र किया है आपसे। सबसे पहले शुरुआत की थी हमने कौटिल्य से, उसके बाद मैंने आपको जीके यानी गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बताया, उसके बाद मैंने धनंजय रामचंद्र गादगिल जी के बारे में बताया, उसके बाद राम मनोहर लोहिया जी के बारे में बताया, उसके बाद हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू और अंतिम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जिक्र किया। ये कुछ इंडिया के महान इकोनॉमिस्ट थे जिनके बाद अब हम आ सकते हैं जो थियरीज रहेंगी हमारी इकोनॉमिक्स पे उसका जिक्र हम कर सकते हैं। ठीक है, nature and scope of economics. So we can start. नेचर एंड स्कोप में आने से पहले तो नेचर एंड स्कोप में आने से पहले देखिए, अगर हम नेचर और स्कोप की बात करें, वहां पहुंचने से पहले ये एक डेमो लेक्चर है, आप सबको पता है। तो एक जनरल आइडिया मैं आपको दूंगी कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपको क्या सारी चीज़ें कवर करनी है और फिर हम उसी प्रोसीडिंग में बढ़ेंगे। लेक्चर की शुरुआत में मैंने आपको इकोनॉमिक्स का एक बहुत इन डिटेल परव्यू दे दिया था कि अर्थशास्त्र क्या होता है, डिमांड सप्लाई किस तरह से काम करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। अभी देखिए, नेचर एंड स्कोप में अगर हम बात करें, बिजनेस मैनेजमेंट और बिजनेस का क्राइटेरिया इतना बढ़ चुका है। हम इकोनॉमिक्स के बिना, मैंने क्या बोला, मैंने अभी लेक्चर की शुरुआत में आपसे कहा था कि ये जो इकोनॉमिक्स होता है ये बेसिकली प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं जो बिजनेस में हम लोग थियरीज पढ़ते हैं। अगर आज कोई भी बिजनेस सरवाइव कर रहा है, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री डालना, एक यूनिट शुरू करना, ये हर उस इंसान के लिए संभव है जो कैपिटल है, जिसके पास पैसे हैं, हर उस इंसान के लिए संभव है। मगर बिजनेस केवल स्टैब्लिशमेंट तक नहीं होता है। बिजनेस का मेन जो पॉइंट होता है वो होता है बिजनेस को चलने में। और प्रॉफिट सीधे कोई बिजनेसमैन नहीं कमाता है, सबसे पहले वो सर्वाइवल स्टेज पे आता है, वेयर द एक्सपेंसेस
कैन बी इक्वलेंट टू द इनकम, मतलब इतनी इनकम हम कमा रहे हैं, हम भले प्रॉफिट नहीं निकाल रहे हैं मगर इनकम इतनी है कि हम एक्सपेंसेस को मीट कर पाएँ, चाहे वो एक्सपेंसेस वेरिएबल के नेचर के हों, फिक्स के नेचर के हों या सेमी वेरिएबल के नेचर के हों। एक बार जब सर्वाइवल का बेनिफिट हमको मिलता है देन वी मूव ऑन टू प्रॉफिट, और प्रॉफिट्स भी जब बहुत बढ़ते हैं तो फिर हम ग्रोथ पे आते हैं, एक्सपेंशन पे आते हैं, डाइवर्सिफिकेशन पे आते हैं। So economics is the practical application of strategies in a business when we are talking about. सबसे important चीज हमें क्या जानना है, अगर हम definition की बात करें कि business क्या है, see when I'm talking about business economics, क्योंकि हम यहाँ पे केवल economics की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे business economics की बात कर रहे हैं। So business economics में सबसे पहले business management involve है, पहली चीज बिजनेस मैनेजमेंट इन्वॉल्व है। दूसरी चीज बिजनेस मैनेजमेंट के साथ साथ इसमें इन्वॉल्व होते हैं डिसीजनल साइंसेस। ओके, नाम डिसीजनल साइंसेस है बट मेनली इट इज कंसर्न्ड विथ मैनेजमेंट ओनली। तो डिसीजनल साइंसेस का हम जिक्र करते हैं जहां पे हम डिमांड, सप्लाई और उनके रिलेशन की स्टडी करते हैं। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स, ओके, सो व्हाट इज ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स? ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स यानी जो इकोनॉमिस्ट, अभी देखो जस्ट बिकॉज हमने फेमस इकोनॉमिस्ट इन इंडिया का नाम लिया इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स में एडम स्मिथ, पॉल सैमुअलसन, एल्फ्रेड मार्शल, इनके नाम हम सब ने जान, अगर आप नहीं जानते हो तो जान जो, ये इंटरनेशनल लेवल पे जो थियोरीज हम पढ़ते हैं बेसिकली इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट की ही थियोरीज होती हैं, जितनी भी इकोनॉमिक्स में थियोरी होती हैं। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स में हम इन्हीं का जिक्र करते हैं। एडम स्मिथ ने बहुत इंपॉर्टेंट थियोरीज दी हैं। देर आर सो मैनी पीपल, एडम स्मिथ का नाम मुझे याद आ रहा है इस वक्त, पॉल सैमुअलसन का याद आ रहा है, ये लोगों की थियोरीज बहुत हैं। डॉक्टर यूजीन भी थे, इन्होंने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स, ये काफ़ी एक डायनेमिक, एक नए इकोनॉमिस्ट थे। और इसके साथ ही साथ ऑप्टिमल सॉल्यूशंस, ओके, सो ऑप्टिमल सॉल्यूशन वर्ड ही किस पे बेस्ड है? ऑप्टिमल सॉल्यूशन वर्ड्स अगर आप ध्यान से देखो तो ये कहीं ना कहीं स्कैर्सिटी को इम्प्लाई कर रहा है। तो जो इंसान की ख्वाहिशें होती हैं उनकी कोई लिमिट नहीं होती है, ठीक है। वी ऑल हैव सर्टन सेट ऑफ डिमांड्स जिनके लिए अभी हम केपेबल हैं कि हम पे करके इन डिमांड्स को पूरा कर सकते हैं, एंड वी हैव सर्टन सेट ऑफ दोज डिमांड्स ऑल्सो जहाँ शायद हमारा बजट नहीं अलाउ कर रहा है, हमारा करंट स्टेज जो है इनकम का वो नहीं अलाउ कर रहा है, वो गुड्स की अवेलेबिलिटी नहीं अलाउ कर रही है। आइदर वे ज़रूरतें इंसान की कभी ख़त्म नहीं होती हैं, ख्वाहिशें अनलिमिटेड होती हैं। वी डेफिनेटली वॉन्ट, यू गेट वन थिंग एंड यू वांट अनदर थिंग, वो कहते हैं ना, मिल जाए तो मिट्टी, ना मिले तो सोना, बस वही चीज़ है। तो बिजनेस मैनेजमेंट, डिसीजनल साइंसेस, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स और ऑप्टिमल सॉल्यूशन का जो एक कॉम्बो डेवलप होता है वो क्या है? वही है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स। डिसीजनल साइंसेस बोलने का क्या मतलब है? इंफॉर्मेशन को केवल एक्सट्रैक्ट करने तक नहीं होता है, उस इंफॉर्मेशन से निर्णय कैसे लेना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये मैंने वही बोला जैसा कि डिसीजनल साइंसेस। ऑल राइट, चलिए इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ये जो हमारा लेक्चर है ये एक डेमो लेक्चर है, यानी इसके बाद के जितने भी लेक्चर हैं वो सारे सारथी बैच पे जाएंगे और लाइव जाएंगे, और आगे की लेक्चर्स को एक्सेस करने के लिए आपको टारगेट गुरुकुल का ऐप डाउनलोड करना होगा, सारथी बैच लेना होगा जिसकी प्राइस है 699 ओनली। इस बैच में आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स जानते भी होंगे जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई मेरे साथ की है, बिजनेस कम्युनिकेशन था अभी तभी मेरा। 100% कोर्स कवरेज, मेंटोरशिप, DPPs, 24/7 डाउट सपोर्ट, अगर आप ऑनर्स हो तो ऑनर्स भी, बट वो आपको तब पता चलेगा व्हेन यू विल बी डन विद 6 सेमेस्टर्स। खैर रेगुलर स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो आप यहाँ पे लाइव लेक्चर्स ज्वाइन कर सकते हो विथ योर फैकल्टीज, विथ योर टीम, दैट इज मी, साक्षी, अमृत सर एंड सिमरन मैम। हर फैकल्टी अपने जॉनरा में, अपने फील्ड में एक्सपर्ट है। आप अपनी फैकल्टी से लाइव जुड़ते हैं, आप अपने जवाब, सवाल, जो भी कुछ है, आपका क्वेरी है, कुछ डाउट है, अपनी टीम से पूछ सकते हो, अपनी फैकल्टी से पूछ सकते हो। और इसके साथ ही साथ जब आप सारथी लेते हो तो आप हमारे टारगेट गुरुकुल के व्हाट्सएप जो ग्रुप है स्टूडेंट्स का, उसमें भी जुड़ जाते हो, जिसमें आप डायरेक्टली कोई क्वेश्चन कर सकते हो और मेंटोर से आप डायरेक्ट हेल्प पा सकते हो। सो इफ़ यू हैवंट येट डाउनलोडेड, go download the Target Gurukul app, and hopefully I'll see you guys in the Sarthi batch live sessions, interactive classes, right? Okay.
So yeah, let's talk about this, shall we? I hope I have made myself clear. Right. तो मैं आपसे बात कर रही थी, कहाँ गया डिसीजनल, या किसके बारे में बात कर रही थी कि बिजनेस मैनेजमेंट, डिसीजनल साइंसेस, ट्रेडिशनल कंसेप्ट्स और जो ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है स्कैरसिटी की प्रॉब्लम का। सी, जो भी रिसोर्सेज होते हैं हमारे, दे ऑल आर स्कैर्स इन नेचर। स्कैर्स का क्या मतलब होता है? हर रिसोर्सेज की कोई ना कोई कमी होती है, चाहे वो कैपिटल, लैंड, लेबर, मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स। तो यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरर को एक डिसीजन लेना पड़ता है टू गो फॉर वन ऑप्शन एंड लीव द अदर ऑप्शन। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं, राइट? तो दिस इज व्हाट वी आल्सो कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब वो अपॉर्चुनिटी जो आपने खो दी। देयर वर टू अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटी 1 एंड अपॉर्चुनिटी 2। अगर एक मैन्युफैक्चरर अपने रिसोर्सेज को अपॉर्चुनिटी 1 पे यूटिलाइज करता है, तो जो अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो जाती है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आई हैव लाइक 50,000, तो मैं इन 50,000 की या तो SIP कर सकती हूँ या तो मैं इस 50,000 को स्टॉक्स में डालती हूँ। लेट्स सपोज ये मेरा थिंकिंग है कि आइदर आई कैन यूज इन स्टॉक्स और आई कैन पुट इन SIP। मैंने SIP में डाल दिया तो स्टॉक्स में जितना मैं कमा ले जाती वो क्या हो गया? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द opportunity lost. Okay, all right. अभी हम बात करेंगे जो फीचर्स हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के। सी, द फर्स्ट वन इज, हम बेसिकली जो यहाँ पे कवर करेंगे दैट विल बी माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के उतनी हिस्से नहीं आएंगे। इसके साथ ही साथ नॉर्मेटिव साइंसेस को हम लोग देखेंगे, मतलब वी विल टॉक अबाउट व्हाट शुड बी, व्हाट रादर कुड बी। ओके, तो आगे की लेक्चर के लिए प्लीज डाउनलोड द टारगेट गुरुकुल ऐप एंड आई विल सी यू गाइज होपफुली इन द नेक्स्ट वन इन द लाइव सेशन। तो अपना बहुत अच्छा ध्यान रखें एंड गुड बाय।